क्वेश्चन आप देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो उसने कहा जी ABCD इज अ रेक्टेंगल with BC is equal to 10 centimeters using as much information from the table as is necessary, calculate BD। अब हमें BD फाइंड करना है, तो BD हमारे पास अगर आप देखें तो पहली बात तो ये, अब उसने हमें यहाँ पे उसने हमें ये नहीं कहा कि हम नहीं वी कैंट सी के देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन उसने क्वेश्चन में देखिए इस तरह वो कर लेते हैं, कभी इनडायरेक्टली क्या देगा, हमें पता है कि इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये बात उसको बताने की क्यों जरूरत पड़ी, वो सिर्फ हमें यही बताना चाह रहा था कि ये जो एंगल है भाई ये 90 है, दैट मेक्स ट्रायंगल BDC अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम साइन और कोसाइन रूल की तरफ तो जाएंगे नहीं, फिर हम देखें कि एंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है तो हम पिथागोरस की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जी नाम दे दो साइड्स को, तो ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमारे पास हमें समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे साइन लगाना है, क्योंकि सम पीपल है, तो यानी साइन थीटा जो होगा हमारे पास, अब साइन थीटा सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 10 है हमारे पास, ओवर हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो इसको हम BD एज ए BD लिख देंगे एज इट इज। तो पहला काम पहला स्टेप वही है। अब जब आप कहते हैं पेपर 1 में पेपर 2 होता तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते, अब यहाँ पे पेपर हमारे पास 1 है और उसने हमें वैल्यूज दे दी हैं, उसने हमें साइन थीटा की वैल्यू भी दे दी है, कॉस थीटा की भी दे दी और टैन थीटा की भी दे दी है, ये तीनों वैल्यूज ही देगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ साइन की दे देता तो फिर हम क्या डिसीजन करते हैं, हमें पता चल जाता है यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगना है, तो तीनों इसलिए देता है उसने, और क्वेश्चन में कह भी दिया कि तीनों नहीं यूज होंगे, यूज एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एज इज नेसेसरी, तो इसमें से तीनों तो वो देगा, अगर तीनों में से सिर्फ वही दे दे जो हमें चाहिए तो फिर हमें तो फिर ये भी डिसीजन देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ही दे दिया ना कि साइन ही यूज कर लो भाई। तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है, तो सिंपली हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे विच इज 5/13, तो हम वहां से 5/13 ले लेंगे is equal to 10/BD, और देखिए वी हैव गॉट एन अलजेब्रा इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई, अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टाइम्स BD हो गया, और पेपर 1 में मल्टीप्लाई सिर्फ लिख दिया करें, पहले सिंप्लीफाई करें फिर मल्टीप्लाई करें, यानी BD इज इक्वल टू 10 टाइम्स 13, क्योंकि अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो मतलब यू आर मेकिंग योर टास्क डिफिकल्ट, तो हम 10 टाइम्स 13/5 कर देंगे। अब ये देखिए पहले आपने अगर 10 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 130 आ जाना था, तो 130 को 5 से डिवाइड करना, या इस तरह फॉर्म में लिखें 5 1s are 5 2s are, तो दिस मेक्स योर टास्क ईजियर, तो फाइनली 2 टाइम्स 13 को मल्टीप्लाई करना मेरे ख्याल में तो ईजियर है एज कम्पेयर टू 130 को 5 से डिवाइड करें, तो 13 2s are 26, तो 26 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। दिस इज वेयर द वैल्यूज आर गिवन, तो वैल्यूज गिवन का मतलब कैलकुलेटर नहीं है तो फिर उसमें हमें वैल्यूज देगा, अदरवाइज तो हम क्या करें, हम रट्टे तो नहीं लगाए हुए। ये बेटा आपका सारा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री यही है, बाकी इसकी एप्लीकेशन से मैं थोड़ा सा वो भी ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली आपको बता दूं, अभी हमने बात ये की, हमने यही बात की कि राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने यही बात की कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक तो राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब फॉर्मूलाज के अंदर 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, फॉर्मूले के अंदर 3 क्वांटिटीज होंगी जिनमें से 2 गिवन होंगी, थर्ड टू बी फाउंड होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास अगर तीनों साइड्स इन्वॉल्व हैं तो हम पिथागोरस लगा देते हैं, और अगर 2 साइड्स 1 एंगल इन्वॉल्व है, अब इन्वॉल्व का मतलब इनमें से ऑब्वियसली इन 3 चीजों में से एक चीज तो अननोन होगी, 2 गिवन होगी ना, तो 2 साइड्स और 1 एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसमें हमने वो साइन
कॉस और टेन की बात की थी। साइन जो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये हमने यहाँ पे, और अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है इफ दैट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें भी दो केसेस हैं हमारे पास। एक केस में तो ये होता है कि थ्री साइड, और इसमें हमने ये बात भी की थी कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसके फॉर्मूला, इनके दो ही फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी, यानी 3 नोन एंड 1 अननोन। तो अगर 3 साइड्स और 1 एंगल इन्वॉल्व है तो इस केस में हम कोसाइन रूल लगा रहे होते हैं। और अगर हमारे पास 2 साइड्स और 2 एंगल्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम साइन रूल लगा रहे होते हैं। और कोसाइन रूल ये होता है कि जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको थीटा कह देता हूँ, इसको मैं एम एन, उसको मैं पी कह देता हूँ, कोई भी लेटर्स में ले लेता हूँ। तो अगर कोसाइन रूल लगाना है हमने, तो कोसाइन रूल क्या होता है, जो भी एंगल इन्वॉल्व हो गया उसके, अगर थीटा यूज हो रहा है तो थीटा के सामने एन है तो उसका स्क्वायर एक तरफ, जो बाकी दोनों साइड्स हैं यानी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम, और फिर -2 टाइम्स इन्हीं को मल्टीप्लाई करके कॉस ऑफ द एंगल कर देना है। वेयर एज फॉर द साइन रूल, जो हमने उसके इसमें 2 एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो भी हमने साइड फाइंड करनी होगी, एन है तो ओवर साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल से, अगर हमें दूसरा ये वाला एंगल दिया हुआ है इसको मैं एक्स कह देता हूँ, तो हमारे पास m ओवर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी जो हम लेंथ ऑफ साइड ले रहे होंगे वो न्यूमरेटर में लिख देंगे लेंथ ऑफ साइड, और ओवर डिनोमिनेटर में उसके ऑपोजिट जो एंगल आ रहा होगा उसका साइन आ जाएगा। तो ये हमारी टोटल ट्रिग्नोमेट्री है जो हम कर रहे होते हैं। बाकी इन्हीं की एप्लीकेशंस होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हों या नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स हों, उनको सॉल्व इस तरह कर रहे होते हैं। बेयरिंग जो है ना बेटा, पहली बात तो ये समझना कि बेयरिंग होती क्या चीज़ है। बेयरिंग एक साइंटिफिक वे है डायरेक्शन बताने का। अब डायरेक्शन हम एंगल से बताते हैं, और जब आप डायरेक्शन बताएंगे किसी भी चीज़ की, आप डायरेक्शन अगर वैसे डेली लाइफ में आप देखते हो कि अगर आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बता रहे हो तो डायरेक्शन हमेशा हम किसी रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं। यानी अगर आपने किसी भी पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, से यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो हो सकता है कि हम ए को लोकेट कर रहे हो या ए को हम बता रहे हो बी से, या हो सकता है बी को ए से बता रहे हो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये बताएगी। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, अब यहाँ पे आप खुद अगर थोड़ा सा इसकी इंग्लिश को भी आप समझें तो फ्रॉम बी यानी बी रेफरेंस पॉइंट है, बी से हमने लोकेट करना है किसको, डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ए की डायरेक्शन हमें चाहिए, ए की टारगेट हमारा ए है, लेकिन कहाँ से, रेफरेंस तो देना पड़ता है। अगर किसी को डायरेक्शन आप समझा रहे हो तो कहीं से तो उसको बताओगे ना कहाँ से आना है, ऐसे ओपन तो नहीं हम कह सकते। तो फ्रॉम बी, बी हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, यानी ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ए को लोकेट कर रहे हैं, तो ए हमारा टारगेट हो गया। ये समझने हमारे पास जो बी है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे पास, कहने या जो भी कहने, रेफरेंस या यहाँ से हमने देखना रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे पास, और ए हमारा टारगेट हो गया। अब इसी सेंटेंस को आप बदल दें, यहाँ आप डायरेक्शन की बजाय आप कह दें बियरिंग ए की बात है, यानी बियरिंग मीन्स डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी। तो हमने जहाँ पे, अच्छा अब इसमें हम पहली बात बेयरिंग जब हम बताते हैं दैट इज साइंटिफिक वे, ये एक एंगल होता है हमारा। अब एंगल की जब हम बात करते हैं, दिस इज एंगल गिवन, एंगल जो होता है हमेशा, एंगल में हमें 2 साइड्स चाहिए होती हैं। एंगल जब भी बनेगा तो वो 2 साइड्स के बीच में होगा। तो एक तो बात पक्की है कि इस 2 साइड्स में से एक हमारे पास होता है नॉर्थ, एक तो नॉर्थ होता है, यानी एक लाइन तो नॉर्थ वाली लाइन हो गई, और दूसरी जो लाइन होती है वो होती है जो हमने, यानी जैसे हमने कहा ना बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी या बी फ्रॉम ए,
तो ये जो दो लेटर्स होंगे इन दोनों को मिला के जो लाइन बनेगी यानी इस केस में ए बी, तो एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड ए बी, और तीसरी बात है वो होनी भी क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखनी होती। तो ये तीन चीजें हैं बियरिंग, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बियरिंग का। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो एक तो फ्रॉम बी है तो बी के ऊपर हमें नॉर्थ चाहिए, बी पे हमें नॉर्थ लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ऑब्वियसली नॉर्थ, हम खुद तो नहीं पता हमें कितना, तो ये अगर से इसका नॉर्थ है तो एक लाइन तो वो नॉर्थ वाली होगी हमारे पास बियरिंग के लिए एक लाइन, और वो नॉर्थ कहाँ पे होगा, फ्रॉम के बाद वाले लेटर के ऊपर, ये जी नॉर्थ हो गया। एक तो हमारे पास ये यानी फ्रॉम के बाद बी था तो बी पे हम नॉर्थ बना देंगे या बना होगा, या उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा उसके हिसाब से बना देंगे। और दूसरी जो लाइन है इन दोनों लेटर्स को मिला तो ए बी बनता है, तो ए बी को जब हम मिला देंगे ये जो लाइन बन रही है ये, तो बेयरिंग क्या होती है, बेयरिंग इज द एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ क्लॉकवाइज टू द डेस्टिनेशन जो लाइन है वो होता है, यानी बी टू ए की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये जो टारगेट वाली लाइन है इसके साथ जो एंगल बनता है ये आपका बेयरिंग होता है। बेयरिंग हमेशा क्लॉकवाइज होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ होगी। और सेम ही अगर देखें ना कि मैं आपसे कहता हूँ बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो फिर हमें ए पे नॉर्थ लगाना पड़ेगा, और एक तो वो नॉर्थ हो गया लाइन, और दूसरी लाइन कौन सी होगी, व्हेन वी विल जॉइन द टू पॉइंट्स ए बी, और दिस इज द बेयरिंग विल बी, ये क्लॉकवाइज होगी यहाँ से यहाँ तक, ये बेयरिंग हमारे पास बनेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेयरिंग का। बेयरिंग इज अ साइंटिफिक वे ऑफ टेलिंग द डायरेक्शन। तो ये कोई ऐसा सच इसमें हमने अगर लेंथ फाइंड करनी होगी या कुछ और काम करना होगा या एंगल फाइंड करना होगा, उसके लिए हम टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज लगा रहे होंगे, ये सिर्फ हमें इस तरह का। अब मैं ये जैसे ये क्वेश्चन है उससे का द डायग्राम शोज द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द 4 होटल्स। अब उसने यही बात, अब ये देखिए उसने कहा द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। अब क्यू फ्रॉम पी अगर आप थोड़ा सा इसको देखिए, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी, क्यू फ्रॉम पी को देखें, इसमें तो उसने बेयरिंग दी हुई ना, लेकिन द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, मैंने यही कहा था ना, फ्रॉम के बाद वाले लेटर के ऊपर, यानी यहाँ पे क्यू फ्रॉम पी, तो पी के ऊपर ये नॉर्थ बना हुआ है, और दूसरा पी क्यू, यानी ये दोनों जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनको मिला दें, ये दो लाइंस में द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी इज 065, हाँ 3 डिजिट में लिखते हैं हम, 65 है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ये 65 आपको 65 एंगल किस चीज़ में बना रहा है, नॉर्थ के साथ और पी क्यू के बीच में। और नॉर्थ कहाँ पे होगा, फ्रॉम के बाद वाले लेटर के ऊपर। आप देखिए ये फ्रॉम के बाद वाला जो लेटर हमारे पास फ्रॉम पी, तो पी के ऊपर उसने नॉर्थ बनाया हुआ, ये देखिए। तो खैर ये तो गिवन है ना। और सेम वे उसने जब कहा ना बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, क्यू पे नॉर्थ बना, और आर क्यू, ये देखिए आर क्यू आप देख सकते हो, ये आर क्यू तो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख लें लाइन, तो यही होती है हमारे पास। तो यानी इसमें हमें बहुत सीधी सी बात है कि बेयरिंग में हमें दो लाइंस चाहिए, एक लाइन तो यही जो दो लेटर्स हैं इन्हीं को मिला के बनती है, और दूसरी नॉर्थ वाली लाइन चाहिए होती है, और नॉर्थ वाली लाइन फ्रॉम के बाद वाले लेटर पे बन रही होती है। दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टूडेंट ये चीज़ें गिवन थी, उसने फिर पी क्यू दे दिया 500 मीटर्स, एस क्यू दे दिया 335 मीटर्स, एंड पी क्यू एस इज 90 डिग्रीज। राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसने कहा है कैलकुलेट पी क्यू आर। अब ये देखिए मैंने यही कहा था आपसे, पी क्यू आर फाइंड करने को कह रहा है। खैर इसमें थोड़ा सा बेयरिंग इन्वॉल्व हो गया। ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ, सॉरी मैं कॉपी करना भूल गया, इस 1 मार्क क्वेश्चन है, तो पी क्यू आर हमने फाइंड करना है। तो पी क्यू आर फाइंड करने के लिए हमें मार्क्स बता रहे हैं कि ये कोई डायरेक्ट बात है, कोई इसमें हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी। अगर कैलकुलेशंस करनी होती तो डेफिनेटली हमें 1 मार्क ना देता। तो अब आप ये देखें कि थोड़ा सा नीड टू अंडरस्टैंड कॉमन सेंस। अगर नॉर्थ आपके पास यूँ है तो साउथ ईस्ट यूँ होता है, ये आपके पास यू नो सारे 90 बनते हैं। अब नॉर्थ और नॉर्थ वाली लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, ये नॉर्थ लाइन और ये नॉर्थ लाइन दे विल बी पैरेलल,
तो ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये देखिए पूरा आपके पास यहाँ ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, या यूँ कह लें कि ये पूरा जो एंगल है ये वाला, व्हाट विल बी दिस एंगल। देखो बेटा, अगर आपके पास ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दे बिकम्स इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं देयर सम इज़ 180। अगर आपके पास ये वाला एंगल 65 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 65, तो ये आ जाएगा आपके पास 115। अब ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, पहली बात तो ये। ऑल्टरनेट एंगल्स ले लेते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स में ये पूरा 65 हो जाएगा। अब लगता है मैं भी थक गया हूँ इस 65 के अंदर, ये सारा 65 है ना, तो अगर आप देखें तो नॉर्थ से ये साउथ वाली लाइन तक तो 180 बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो 210 में से अगर आप 180 को माइनस कर देते हो तो ये आपके पास 30 आ जाता है, ये वाला पार्ट। तो अगर ये 30 है तो ये टोटल 65 ऑल्टरनेट एंगल्स वो जी टाइप बन रहा है। तो 65 में से अगर हम 30 को माइनस कर दें तो हमारे पास 35 आ जाता है, तो ये वाला एंगल 35 होगा हमारे पास। तो ये जो बेरिंग्स दी थी, अब यहाँ पे बेरिंग्स को यूज करते हैं। एक्चुअली बेरिंग्स तो हमें बता रहे हैं कि कौन सा एंगल कितना है, हम बेरिंग्स को यूज नहीं कर रहे, हम एंगल फाइंड करने के लिए देखिए पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज करके उसको हमने फाइंड किया। तो बेरिंग सिर्फ डायरेक्शन बताना है, एक सिचुएशन देनी है, उसको हमने लिंक करना है अपनी ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो हमने यहाँ देखा कि साउथ नॉर्थ साउथ में 180 यानी स्ट्रेट लाइन बनती है, तो 180 210 में से 180 निकाले तो वो पोर्शन हमें मिल गया जो हमें नहीं चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ आपके पास पैरेलल साइड्स हैं, तो हमने पी क्यू को एज अ ट्रांसवर्सल लिया, तो ऑल्टरनेट एंगल्स में ये 65 यहाँ हमने शिफ्ट कर लिया, उसमें से वो 30 माइनस कर दिया, हमारे पास 35 आ गया। तो हमारे पास पी क्यू आर 35 आ गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू आर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू आर क्या होता है? Shortest distance between a point and a line is always the perpendicular distance। ये हमेशा perpendicular distance होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि P to QR का shortest distance, तो आपके पास ये बन जाता है shortest distance between a point and the line is always perpendicular distance। तो ये 90 होगा हमारे पास perpendicular distance। ये हमने फाइंड करना है कि ये चीज़ क्या है हमारे पास। तो इस केस के अंदर आप अब देख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, इवन अगर वो शॉर्टेस्ट ना भी बोलता, डिस्टेंस भी बोलता कि हाउ अवे पी इज फ्रॉम क्यू आर, या उसने जैसे यहाँ कहा कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू आर, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम दे सकता है? अब जो मैंने आपको हाईलाइट की, इस ट्राइंगल को अगर आप फोकस करें तो हमारे पास ये वाला एंगल 90 हो गया, तो दिस हैज बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है। एक तो हम अब सिर्फ आप इसी ट्रायंगल पे फोकस करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो एक तो हमने अभी एंगल फाइंड किया 35, तो इसका मतलब हम पाइथागोरस से निकल आए। अब हम आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। अब 35 जो है उसके सामने वाली साइड हमारे हमने फाइंड करनी है, जिसको हमने एक्स लिखा हुआ है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। जो हमें गिवन है वो 500, इस ट्रायंगल का कि जो साइड हमें गिवन है वो 500, वो हमारे पास पी क्यू वाली है। तो वो जो पी क्यू वाली है वो 90 के सामने है, तो इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यहाँ से अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पता चल गया कि हमें साइन को यूज करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज is, some people have na, is equal to sin 35, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 500 मल्टीप्लाई बाय साइन 35। तो देखिए अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास यूज हो गई। तो फॉर्मूलाज तो सिर्फ वही हैं बेटा, सिर्फ ये आपने ये चीज़ें मैनेज करनी होती है और ये प्रैक्टिस के साथ आएंगी। 500 मल्टीप्लाई बाय साइन 35, तो ये हमारे पास आ गया 286.7।
286.7882 है, तो 286.8 आता है, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर दैट विल बिकम 287 लेंथ्स आर इन मीटर्स में आ जाएगा आंसर। और अब इसका जो लास्ट पार्ट है, ये आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बात। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी। बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी, इसके लिए मैं इसको दोबारा एक डायग्राम को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत गंद मच गया। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लें तो ये है जी, कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी। अब ये क्वेश्चन, इसके भी मैं आपको बता दूं इसके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स समटाइम्स आपको बता रहे होते हैं कि आपने काम कम करना है या ज़्यादा करना है। तो इसके मार्क्स हैं 3 मार्क्स हैं। ये है जी, एस फ्रॉम पी है, बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी। यहाँ थोड़ा सा आपको बेयरिंग का कॉन्सेप्ट फिर एक दफ़ा समझ आ जाएगा। अब मैंने यही आपसे कहा था कि बेयरिंग जो होती है, फ्रॉम के बाद जो लेटर है जहाँ पी है, तो पी पे हम बनाएंगे नॉर्थ। एक लाइन तो हमारे पास ये नॉर्थ वाली जो कि पी के ऊपर होगी, और दूसरा एस पी जो बनती है लाइन, इनके बीच में एंगल होगा। आप ये देख लें, इस केस में अगर आप देखते हैं तो पी के ऊपर नॉर्थ वाली लाइन, यू कैन सी हियर, वो आपके पास ये बन रही है, ये नॉर्थ वाली लाइन है। एक तो ये लाइन हो गई, और फिर दूसरी एस पी, इन दोनों लेटर को मिला के एस पी है, तो ये वाली बन गई। तो एक्चुअली वी नीड मीन्स द एंगल बिटवीन दैम। मैंने आपसे ये भी कहा है कि जो बेयरिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टिल दैट लाइन क्लॉकवाइज। तो सर ये 65 माइनस 35 नहीं होगा? नहीं बेटा, क्योंकि 35 तो हमने ये निकाला था ना। अब ये देखें ना, तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल है। नहीं बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये पूरा होगा अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें। वो पूरा 60, ये 35 तो सिर्फ, सॉरी वो ऊपर भी गलत लेबल हो गया। तो इसीलिए ना बेटा, अब देखो 3 मार्क्स क्यों दे रहा है, क्योंकि एक्चुअली 65 में से हमें ये एंगल नहीं चाहिए। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल, ये हमें नहीं चाहिए। तो दिस, आपको पहले ये एंगल फाइंड आउट करना हाँ 2 पड़ेगा। मार्क्स, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल देखिए अगेन, अब अगर आप ट्रायंगल पी एस क्यू को देखिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें ये एंगल चाहिए। 2 मार्क्स इसके दे रहा है, 1 मार्क ये बेयरिंग के दे रहा है हमें। तो वो उस केस में अब अगेन 2 साइड्स आर गिवन, तो पहली बात ये कि हमें थर्ड साइड नहीं फाइंड करनी, एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे, और हमारे पास अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास ऑपोजिट साइड यानी जो कि परपेंडिकुलर है और उसके साथ वाली बेस है, तो यहाँ हमारा लगेगा tan। अगर मैं इसको कह देता हूँ y, तो tan y इज इक्वल टू, tan y क्या हो गया, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग 335 ओवर 500, बल्कि हमें ये कहना चाहिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 335 ओवर 500। और हम करेंगे यूज कैलकुलेटर, शिफ्ट फिर दबाएंगे tan, फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 335 डिवाइडेड बाय 500 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 33.8 आ रहा है हमारे पास। अब 33.8 वो एंगल है जो हमें नहीं चाहिए। तो बियरिंग क्या हो जाएगी, बियरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी हमारे पास आ जाएगी 65 माइनस 33.8। तो 65 माइनस 33.8 जो है दैट इज 31.2। तो हमारा आंसर होगा 31.2 डिग्रीज, लेकिन हमें 3 डिजिट्स में आंसर देना होता है बियरिंग का, तो 0 साथ लगा दें। दैट वुड बी आवर आंसर। आई होप कि आप लोगों को अब बियरिंग की भी समझ में आ गई कि बियरिंग क्या होती है।